डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। आपने देखा है कि रेनबो के कलर्स कितने अच्छे लगते हैं। तो सन से जो व्हाइट लाइट आ रही है वो कैसे इतने सारे डिफरेंट कलर्स जो हैं उनके अंदर बट जाती है, टूट जाती है। हाउ डज दिस हैपन? ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले वापस देखेंगे कि लाइट की रिफ्लेक्शन प्रिज्म के थ्रू कैसे होती है। जो इंक्लाइंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ग्लास प्रिज्म का, वो बहुत ही एक्साइटिंग फिनोमिना शो करता है। लेट अस फाइंड इट आउट थ्रू एन एक्टिविटी। एक थिक शीट ले लेंगे कार्डबोर्ड की, उसके सेंटर पे एक छोटा सा होल या नैरो स्लिट कर देंगे। स्लिट का मतलब होता है कट, उसके मिडल पे। अब सनलाइट को उस स्लिट के थ्रू हम एंटर करने देंगे तो एक नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट आपको ऑब्टेन हो जाएगी। फिर हम एक ग्लास प्रिज्म लेंगे और उस लाइट को स्लिट के थ्रू जो निकल के आ रही है उसके एक फेस पर, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है, वी विल अलाउ इट टू फॉल ऑन वन साइड। प्रिज्म को जैसे जैसे हम टर्न करेंगे तो उसमें से जो लाइट निकलेगी वो आप जो भी स्क्रीन आपने यूज किया उसके ऊपर एक पैटर्न बनाएगी। तो आपको एक बैंड ऑफ 7 कलर्स देखने को मिलेगा। दिस बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, एंड द फिनोमिना दैट इज अकरिंग हियर इज कॉल्ड डिस्पर्शन। प्रिज्म जो है प्रोबेबली उसने इंसिडेंट व्हाइट लाइट को बैंड ऑफ कलर्स में स्प्लिट कर दिया। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो दो एंड्स पे कलर्स हैं इस बैंड के, वो हैं वॉयलेट और रेड। सीक्वेंस क्या है कलर्स का? वॉयलेट, देन इंडिगो, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और इसको हम एक एक्रोनिम विबग्योर से याद रख सकते हैं। विबग्योर इज द एक्रोनिम टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ कलर्स। जो बैंड है कलर्ड कंपोनेंट्स का लाइट बीम के अंदर, उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। आपको हो सकता है कि सारे कलर्स सेपरेटली नजर ना आए, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा जरूर होता है कि यू आर एबल टू टेल अपार्ट कि ओके दिस इज येलो एंड दिस इज ऑरेंज। जो स्प्लिटिंग है व्हाइट लाइट की इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। व्हाइट लाइट अपने 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है जब वो प्रिज्म के थ्रू पास करती है। हमें ये कलर्स क्यों ऑब्टेन होते हैं? अलग अलग कलर्स जो हैं लाइट के, वो जब पास करते हैं प्रिज्म के थ्रू तो उनको अलग अलग अमाउंट में बेंडिंग जो है, रिफ्रैक्शन जो है, वो प्रिज्म रेंडर करता है। जो रेड लाइट है वो सबसे कम बेंड करती है और वायलेट लाइट जो है वो सबसे ज्यादा बेंड। इसीलिए जो रेज के इन रेज कलर्स हैं जो डिफरेंट, वो डिफरेंट पाथ फॉलो करते हुए अलग अलग निकल के आते हैं प्रिज्म से। एंटर सारे इकट्ठे करते हैं, बट बेंडिंग अलग अलग होने के कारण उनका जो कर्व होता है, रास्ता होता है, वो बदल जाता है। एंड दैट इज व्हाई दे अपीयर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कलर्स। So rays of each color emerge along different paths, and that is why we are able to see them distinctly, that is separately. So it is the band of distinct colors that we see in a spectrum. Isaac Newton was the first जिसने कि ग्लास प्रिज्म को यूज किया था सनलाइट का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करने। अब साइंटिस्ट थे तो इसीलिए इतने से शांति नहीं मिली कि वे व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में बांट दिया। उन्होंने कहा कहते चलो देखते हैं, ये जो 7 कलर्स ऑब्टेन हुए हैं इनके आगे एक और प्रिज्म रख देते हैं, एंड लेट अस सी इफ वी आर एबल टू ऑब्टेन फर्दर कलर्स। वो 7 कलर्स भी क्या फर्दर डिवाइड होके और कलर्स में बटते हैं। तो उन्होंने उसके आगे एक प्रिज्म रखा, बट कोई भी फर्दर और कलर्स नहीं ऑब्टेन हुए। देन ही डिसाइडेड कि चलो इसको उल्टा रख के देखते हैं। पहले उन्होंने सीधा ही रखा था, इसके पाथ में एक और प्रिज्म रख दिया, जैसे इसको रखा है वैसे ही, बट कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बेंडिंग चेंज हो गई। फिर उन्होंने इसको इन्वर्स करके रखा तो व्हाट ही सॉ वाज कि वापस से इससे जो रे निकल के आ रही थी इमरजेंट, वो व्हाइट लाइट थी। मींस इस प्रिज्म ने इन 7 कलर्स को फिर से रिकम्बाइन कर दिया था और इकट्ठा मिलके वो फिर से व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। ये जो सेकंड प्रिज्म है दिस इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन प्रिज्म, और जो ये पहला प्रिज्म है इट इज कॉल्ड दी डिस्पर्सिंग प्रिज्म। ठीक है जी। सो जब उसने 7 कलर्स को एक दूसरे प्रिज्म में से पास करवाया तो वो फिर से रिकम्बाइन हुआ।
राइट। ये ऑब्जर्वेशन ने न्यूटन को ये आइडिया दिया कि सनलाइट भी जो है वो 7 कलर्स से बनी है। कोई भी लाइट जिसका स्पेक्ट्रम सनलाइट के जैसा ही होता है उसे व्हाइट लाइट कहा जाता है। रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो स्काई में अपीयर करती है आफ्टर अ रेन शावर। इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स present in the atmosphere. A rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun. रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो स्काई के अंदर अपीयर करती है अगर बारिश होने के बाद इमीडिएटली सन निकल आए। तो वो सनलाइट जब एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स में से पास करती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स उस लाइट के लिए प्रिज्म का काम करते हैं और उसको डिस्पर्स करते हैं। नॉट जस्ट डिस्पर्शन, एक्चुअली इसमें काफी सारे फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कि इसमें कौन कौन से फिनोमिना जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। लाइट जब सनलाइट जब एंटर करती है वाटर ड्रॉपलेट के अंदर तो इस पॉइंट पे वो रिफ्रैक्ट हो रही है और डिस्पर्स हो रही है। डिस्पर्शन भी यही होगी, इसीलिए मल्टीपल रेज ये दिख रही है। रिफ्रैक्ट हुई क्योंकि रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, डिस्पर्स हुई। डिस्पर्स होने के बाद जब वो इस एंड से टकराएगी तो यहाँ से लाइट फिर से रिफ्लेक्ट होगी इंटरनली। आई विल जस्ट लेट यू नो आफ्टर दिस कि इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। और जब वापस इस एंड से स्ट्राइक करती है तो फिर से रिफ्रैक्ट होती है और हमारी तरफ आती है। सो अल्टीमेटली सनलाइट जो है वो वाटर ड्रॉपलेट में से पास करके अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में डिस्पर्स होके हमारे को रेनबो की फॉर्म में दिखाई देती है। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि बारिश के बाद सनलाइट होगी तभी हमें रेनबो नजर आएगी। अगर आप पानी के फाउंटेन के पास बैठे हो और धूप निकली हुई है तो अगर आप फाउंटेन के थ्रू देखोगे दूसरी तरफ तो भी आपको कलर्स नजर आएंगे। अगर आप जो वो बच्चे साबुन के गुब्बारे बना बना के उड़ाते हैं अगर उसके थ्रू भी सनलाइट अगर आप देखोगे लाइट जब पास करती है तो मल्टीपल कलर्स जो है वो उसमें से नजर आते हैं। ठीक है। तो अ, ऐसे सभी केसेस में जब वाटर ड्रॉपलेट में से लाइट पास करती है तो यू कैन सी देयर दिस स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स थ्रू देम। ठीक है। इसके लिए जरूरी 2 चीजें हैं। नंबर 1 वाटर ड्रॉपलेट्स होने चाहिए जिसमें से सनलाइट पास करे और नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट सन शुड बी बिहाइंड यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ रेन। उसमें 2 कंडीशन सबसे जरूरी हैं। देयर शुड बी सनलाइट available immediately after the rain when the rainwater droplets are suspended in the air, and number 2 sun should be behind you, it should be at your back, then you are able to मतलब अगर आप सन की तरफ फेस करके खड़े होगे तो फिर आपको रेनबो नहीं नजर आएगी। आप सन की तरफ पीठ करके खड़े होगे तो आपको आपके सामने रेनबो नजर आएगी। ठीक है जी। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन शुरू करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वैसे हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि ये होता क्या। जब भी लाइट एक डेंसर से रेयरर मीडियम में, दिस इज अ रेयरर मीडियम, दिस इज अ डेंसर मीडियम, जब भी लाइट एक डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है सो लाइट इज गोइंग फ्रॉम ये डेंसर मीडियम में लाइट गई एंड फर्दर इट इज गोइंग अहेड रिफ्रैक्टिव। अगर हम इसको बढ़ाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा मिलेगा आपको जिसके लिए जो रिफ्रैक्शन है इट विल बी अलोंग द बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। ये बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है डेंसर और रेयर मीडियम के बीच में। तो ये जो लाइट है ये इतनी ज्यादा बेंड कर गई है कि वो इसी के अलोंग बाउंड्री के अलोंग ही आ गई है। जब ऐसा होता है उस टाइम पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, लेट मी ड्रॉ द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल एट दिस पॉइंट। तो इस टाइम पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल
एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? जस्ट टू अंडरस्टैंड, लेट अस चेंज द कलर। अगर मैं और भी ज्यादा इसको बढ़ा देता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस को, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा, तो लाइट इतनी ज्यादा बेंड होगी कि वो एक्चुअली वापस उसी मीडियम में आ जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि रिफ्रैक्शन वाज अलोंग दी बाउंड्री। इसके आगे अगर आप बढ़ाओगे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो लाइट और भी ज्यादा बेंड होगी और टकरा के एक तरह से वो इतनी बेंड हो गई कि वापस घूम के उसी मीडियम में आ। यहाँ पर अगर आप समझो, ये काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन है बट ये रिफ्लेक्शन नहीं है। यहाँ पर लाइट ने बाउंस बैक नहीं किया किसी चीज के साथ टकरा के। यहाँ पे लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही थी बट वो इतनी ज्यादा घूम गई कि वो वापस उसी मीडियम में आ। इसीलिए रिफ्लेक्शन से डिफरेंशिएट करने के लिए इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है, TIR, total internal reflection, and that is what this point is, reflect it internally। ठीक है जी। सो यहाँ पे लाइट देखो जब जाके टकराती है इस एंड पे, तो वो टकरा के इतना बेंड हो गई कि वापस चलेगी वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ही बजाय बाहर जाने के। यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से कम है, इसीलिए लाइट बजाय वापस बेंड होने के रिफ्रैक्ट होके डेंसर से रेयर मीडियम में चली। सो व्हेनेवर द एंगल ऑफ इंसिडेंस of light going from denser to rarer medium is more than the critical angle of incidence, the light comes back into the same medium. This is called total internal reflection. Right जी? उसके बाद है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आप सभी ने ऑब्जर्व किया कि जब आप हॉट एयर के थ्रू या जैसे बॉनफायर है उसके ऊपर जो अगर उसके आप एक एंड पे बैठे हैं और आप बॉनफायर के बिल्कुल ऊपर वाली एयर के थ्रू सामने बैठे हुए पर्सन को देख रहे हैं, तो उसकी जो इमेज है वो वेवर करती हुई नजर आती है, आपको फ्लिकर करती हुई नजर आती है। फायर के ऊपर या रेडिएटर के ऊपर जब हॉट एयर राइज करती है तो इफ यू सी थ्रू इट तो सामने वाली चीज आपको फ्लिकर करती हुई नजर आती है। इस ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एयर होती है जस्ट अबव द फायर वो और ऊपर वाली एयर के कंपैरेटिवली गर्म होती है। हॉटर एयर हल्की होती है, ये हमने लैंड ब्रीज सी ब्रीज में भी पढ़ा हुआ है। हॉटर एयर लाइटर होती है, क्योंकि वो हल्की होती है राइज कर जाती है, इसीलिए डेंस भी वो कम होती है कूलर एयर के कंपैरेटिवली। तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कूलर एयर से स्लाइटली लेस होती है। जब फिजिकल कंडीशन रिफ्रैक्टिंग मीडियम के, इस केस में एयर, स्टेशनरी ना हो, मतलब वो चेंजिंग हो, तो सामने वाली ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन आपको नजर आती है विच इज कॉल्ड द एपरेंट पोजीशन। एपरेंट मींस वर्चुअल, जो लग रहा है, एज सीन थ्रू द हॉट एयर, वो भी फ्लक्चुएट करती है। दिस वेवरिंग इज दस एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो ये जो चीजें आपको वेवर करती हुई नजर आती हैं, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की ही एक एग्जांपल है, बहुत ही छोटे लेवल पर, बहुत ही छोटे स्केल पर। स्टार्स का ट्विंकल करना सेम फिनोमिना का एक एग्जांपल है एक बहुत लार्ज लेवल। सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट के कारण होती है। स्टारलाइट जब अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, सो लेट मी फॉर दैट draw a few lines over here। सबसे ऊपर वाली जो लेयर्स हैं वो रेयरेस्ट हैं, एंड एज वी मूव टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, तो जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की लेयर्स की, यहाँ पे हॉट कोल्ड की बात नहीं हो रही, जनरल बात हो रही है, तो जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की लेयर्स की वो बढ़ती जाती है। सो स्टार से जो लाइट आ रही है वो रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ को ट्रेवल कर रही है। क्योंकि वो रेयरर से डेंसर मीडियम पे ट्रेवल कर रही है तो एट एवरी पॉइंट इट इज अंडरगोइंग रिफ्रैक्शन। यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रही है, यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हो रही है और यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हो रही है। इसीलिए
रेयरर से डेंसर जाने के कारण हर केस में थोड़ा सा टुवर्ड्स द नॉर्मल को बेंड हो रही है, इफ यू कैन मेक इट आउट। यहाँ पे भी हल्का सा अपना एक्चुअल पाथ छोड़ के ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई, यहाँ पे भी और थोड़ा सा टुवर्ड्स नॉर्मल इसके कंपैरेटिवली, अदरवाइज ये लाइन थी सीधी, बट ये थोड़ा इधर को बेंड हो गई। इस लेवल पे फिर इट शुड हैव गॉन लाइक दिस, बट फिर से ये थोड़ा सा बेंड हो गई। सो एट एवरी लेवल इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ह्यूमन आई को क्या है, हमें मालूम है साइकोलॉजिकली ब्रेन जो परसीव करता है वो लाइट को कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन परसीव करता है। सो ये जो लाइट अल्टीमेटली हम तक पहुंचती है, ये वाली this light that is reaching our eye, we perceive it to be coming from a different direction from that from which it is actually coming। आ रही है ये लाइट इधर से, लेकिन क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन में परसीव करते हैं तो हमें ये लाइट यहाँ से आती हुई नजर आती है। इसीलिए स्टार की जो इमेज, जो एक्चुअल पोजीशन है वो तो ये है, बट क्योंकि इसकी लाइट हमें यहाँ से आ रही महसूस होती है तो इसकी इमेज इस पॉइंट पे बनती है। अब इसमें दो बातें हैं समझने वाली। अगर आप इन दोनों स्टार्स की जो ये पोजीशंस हैं इनका लेवल आप चेक करो, एक लेवल है ये, दिस वन, एक लेवल है ये, तो आप देख सकते हो कि जो एपरेंट पोजीशन है स्टार की वो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी सी हायर है देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। दिस इज वन क्वेश्चन जो यहाँ पे फॉर्म होता है, व्हाई डू स्टार्स अपीयर टू बी एट अ हायर पोजीशन देन देयर एक्चुअल पोजीशन। स्टार्स की पोजीशन अपनी एक्चुअल पोजीशन से हायर क्यों नजर आती है, उसका भी आपने डिटेल यही देना है कि स्टार से जो लाइट आती है वो जब सक्सेसिवली स्पेस से टुवर्ड्स अर्थ के सरफेस पे आती है तो वो रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ को बढ़ रही है। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स की डेंसिटी बढ़ती रहने के कारण लाइट की बेंडिंग होती है एंड इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पोजीशन विच इज हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, राइट। दिस इज वन थिंग जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। होता क्या है कि जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होता रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आपके मान लीजिए घर के आसपास कोई फैक्ट्री है, वहां पे फैक्ट्री की चिमनी में से धुआं निकलता है, अभी आपके आसपास का सारा एटमॉस्फेयर क्लीन था, अभी वो चिमनी में से धुआं निकल के आपके यहाँ पे आपके इमीडिएटली अबव आ गया। अब पहले वो धुआं जो था वो यहाँ पे नहीं था इनिशियली, ठीक है, जो धुआं था वो यहाँ पे नहीं था, जो आपका एटमॉस्फेयर था उस जगह पे, लेकिन अब वो धुआं जो था वो सारा यहाँ पे आ गया। धुआं आने के कारण क्या होगा कि जो आपकी एयर की लेयर्स हैं उनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और ज्यादा, ठीक है। और इंक्रीज होने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि उनकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, और जब उनकी डेंसिटी चेंज होगी तो लाइट को जो वो रिफ्रैक्शन इम्पार्ट कर रहे हैं वो भी चेंज हो जाएगा। अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ सन स्टारलाइट हैपनिंग वुड चेंज, एंड दैट इज वाई जो स्टारलाइट पहले हम तक इस तरह से पहुंच रही थी वो हो सकता है कि अब हमारे तक ऐसे पहुंचे। ये लाइट थी, यहाँ तक तो अभी भी वैसे ही आ रही है, लेकिन अब सडनली वो बढ़ गया, जो धुआं था वो बढ़ गया तो उसकी बेंडिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई, ठीक है। और यहाँ से फिर से उसकी बेंडिंग ज़्यादा हो गई इस पॉइंट से, और अल्टीमेटली वो हमारी आइज तक पहुंची ही नहीं, राइट। तो जो सनलाइट, जो स्टारलाइट पहले हम तक पहुंच रही थी वो जब धुआं आपके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा तो वो आप तक पहुंचेगी ही नहीं। अगर मान लीजिए आपके कमरे में सिर्फ एक ट्यूब या एक बल्ब है और वो एकदम से चलना बंद कर दे तो वो नोटिसेबल होगा, ऑफ कोर्स वो नोटिसेबल होगा। लेकिन अगर किसी जगह पर 50 बल्ब जल रहे हैं, उनमें से कोई एक या दो बल्ब फ्यूज होके बंद हो गए तो क्या कोई उसकी कमी को महसूस करेगा? शायद नहीं, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि स्टार से आने वाली लाइट जब आप तक पहुंचती है देन यू आर एबल टू सी दैट स्टार, और जब वो आप तक नहीं पहुंचती ड्यू टू चेंज इन बेंडिंग तो तब आपको वो स्टार नहीं नजर आता। ये जो ऑन ऑफ इफेक्ट होता है स्टार का, इसी को ट्विंकलिंग माना जाता है। दैट इज वाई स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल। सो स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं? क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है
वो कांस्टेंट नहीं है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। हमारे यहाँ की फिजिकल कंडीशंस स्टेशनरी नहीं रहती, चेंज होती रहती हैं, इसीलिए स्टार से आने वाली लाइट को जो बेंडिंग अप्लाई होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो कभी स्टार की लाइट हम तक पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती, कभी कम पहुंचती है। इसी कारण से स्टार का जो ऑन ऑफ फ्लिकरिंग इफेक्ट है वो प्रोड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं कि स्टार्स आर ट्विंकलिंग। ठीक है जी। अब उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं तो प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते। हम सभी ने कहा है कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार है वीनस, वो हमारे को नजर आता है, बट जब वो हमें नजर आता है तो वो हमें कॉन्टिन्यूसली नजर आता है, तो वो क्यों नहीं ट्विंकल करता। तो उसका आंसर बड़ा सिंपल है। अगेन मैं वापस वही एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपके रूम में एक ही बल्ब चल रहा है और वो फ्यूज हो जाए तो इट विल बी नोटिसेबल, लेकिन अगर 50 बल्ब चल रहे हैं और उनमें से एक या दो फ्यूज हो जाते हैं तो वो नोटिसेबल नहीं होगा। प्लैनेट्स जो हैं वो स्टार्स के कंपैरेटिवली हमारे बहुत नजदीक हैं। ठीक है, दे आर वेरी नियरर टू अस एज कंपेयर टू स्टार्स। इसीलिए स्टार्स क्योंकि हमसे बहुत दूर हैं, दूर की चीज हमेशा छोटी नजर आती है, तो स्टार जो है वो हमारे लिए एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है हमारे लिए। उसकी लाइट जब हम तक नहीं पहुंचती तो वो हम नोटिस करते हैं। इट इज लाइक दैट वन सिंगल बल्ब विच वॉज ग्लोइंग एंड सडनली स्टॉप्ड ग्लोइंग, तो वो नोटिसेबल है। लेकिन प्लैनेट हमारे नजदीक हैं, कंपैरेटिवली बड़े नजर आते हैं, उनको हम लोग कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट मान सकते हैं। तो अगर उनसे आने वाले 1, 2, 10, 15 पॉइंट से जो लाइट हम तक पहुंच रही है वो अगर नहीं भी पहुंचती, तो बाकी के पूरे प्लैनेट्स के ऊपर से जो हम प्लैनेट के ऊपर से हम तक लाइट पहुंच रही है, उसके इफेक्ट के अंडर वो जो कुछ पॉइंट से लाइट नहीं आ रही वो छुप जाती है। ठीक है, एंड देयर इज नो डिमिंग इफेक्ट और ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ द प्लैनेट्स प्रोड्यूस्ड। Very, very, very important question, very frequently asked question. Why do stars twinkle but planets do not? तो उसका क्या आंसर है? Stars are very far away from us and that is why they appear to be a point source of light. Whenever light of the star do not reaches us because of changes in the atmosphere, it appears to be twinkling. Planets being closer to us are a collection of point sources of light. So even if light from some points on the planet is not reaching us, its effect is nullified by the light coming from the other points on the planet. And that is why planets never appear to twinkle. After that we have advanced sunrise and delayed sunset. सन के सेट होने का जो टाइम है, सनसेट का जो टाइम है, सन उसके 2 मिनट बाद तक भी हमको दिखता रहता है, और सनराइज का जो टाइम होता है सन उससे 2 मिनट पहले ही हमारे को नजर आना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं, देयर इज अ इमेजिनरी लाइन कॉल्ड होराइजन। ठीक है, होराइजन क्या है? जहां पर जहां पर स्काई और अर्थ को समझा जाता है कि वो मीट करते हैं, दैट इज द होराइजन, राइट। तो सन जब होराइजन से पार करना चाह रहा है सनराइज के टाइम पर, तो इसकी जो ये लाइट है ये बेंड होके हम तक पहुंच रही है, राइट। और अगेन बिकॉज हम लोग परसीव करते हैं टू बी लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट एज इन द केस ऑफ स्टार, सन भी एक स्टार ही है, तो ये सन हमें यहाँ की बजाय इसकी लाइट यहाँ से आती हुई नजर आती है, और हमें सन की इमेज 2 मिनट पहले ही दिखनी शुरू हो जाती है। हालांकि एक्चुअली सन ने अभी होराइजन को क्रॉस नहीं किया, मींस अभी वो एक्चुअली राइज नहीं हुआ है। सिमिलरली जिस टाइम पे सन सेट होता है तो वो होराइजन को क्रॉस करके नीचे चला गया, लेकिन स्टिल उसकी लाइट हम तक पहुंचती है बाय रिफ्रैक्शन, एंड इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो उसकी इमेज 2 मिनट बाद तक भी हमको दिखती रहती है। दैट इज द रीजन फॉर एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट, राइट। सो एक्चुअल सनसेट जो होता है, अपरेंट सनसेट उससे 2 मिनट बाद होता है, और सिमिलरली एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले ही अपरेंट सनराइज हो जाता है। सनराइज और सनसेट के टाइम पर जो सन की डिस्क आपको फ्लैट नजर आती है एक एंड से, वो भी इसी फिनोमिना के कारण अकर करती है। ठीक है जी।